यू डैमडुक एक बेरोजगार व्यक्ति था जिसके पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी। वो जैसे तैसे गुजारा करता था, बस जीवित रहने के लिए एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू के बीच भटकता रहता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने देवताओं के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए आकाश की ओर देखा और परिणाम स्वरूप उस पर बिजली गिरी और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके सामने एक स्टेटस विंडो तैर रही थी। उसकी आंखों ने उसे बताया कि उसे देवताओं के लिए अंशकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यू डैमडुक का जीवन हमेशा दुर्भाग्य की एक श्रृंखला और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ था। वो एक अजीब से साक्षात्कार के बीच में था जहां निर्मम परीक्षक ने जल शोधन तंत्र के बारे में पूछा। यू डैमडुक ने तुरंत जवाब दिया कि वो कंपनी का अपना फिल्टर इस्तेमाल करेगी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उससे आवेदन करने के पीछे की प्रेरणा के बारे में अगला सवाल पूछ लिया गया, जिससे उसका चेहरा जम गया क्योंकि उसके पास कोई ठोस कारण नहीं था, चाहे कुछ भी हो। फिर साक्षात्कारकर्ता ने सीधे उसकी ओर देखा और निर्दयता से कहा, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। यू डैमडुक हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर सवालिया निशान थे। उसे उस आदमी से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। उस आदमी ने मेज पर उंगलियां थपथपाईं। उसका इरादा था कि यू डैमडुक जैसा व्यक्ति जिसमें जरा भी प्रतिभा नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी में क्यों आवेदन करेगा? नौकरी का विज्ञापन तो दिया ही गया था, लेकिन ये लोग अब आवेदकों का मजाक उड़ा रहे थे। यू डैमडुक ने अपनी पैंट को कसकर पकड़ लिया। वो भी इस प्रतिभा के नाम पर होने वाली बकवास से तंग आ चुका था। काल कोठरियों के अस्तित्व की घोषणा के बाद प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपी क्षमता सामने आई। लोगों ने इसे प्रतिभा कहा और इसी के बल पर सभ्यता अपने चरम पर पहुंची। कई लोगों का मानना था कि प्रतिभा मानवता के लिए वरदान है, और हमारा नायक भी एक समय यही मानता था, जब तक उसे ये एहसास नहीं हुआ कि उसमें जरा भी प्रतिभा नहीं है। वर्तमान में लौटते हुए साक्षात्कारकर्ता उसका लगातार मजाक उड़ा रहे थे। उसे एक प्रतिभाहीन व्यक्ति बता रहे थे जो उनकी संगति के लायक नहीं था। उन अहंकारी लोगों के अनैतिक शब्दों पर यू डैमडुक ने आह भरी। अब वो इसे और बर्दाश्त नहीं करने वाला था। अगर उसे नौकरी नहीं मिलने वाली थी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यू डैमडुक ने उन लोगों के पाखंड को उजागर किया जो कम प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बातें कर रहे थे। मानो किसी संवेदनशील मुद्दे पर चोट लगी हो, इंटरव्यू लेने वाला तुरंत अवाक रह गया। यू डैमडुक उनके प्रतिभा के कारण खुद को राजा समझने और दूसरों को गुलामों की तरह व्यवहार करने के रवैये से तंग आ चुका था। जब उसने उनके इस रवैये का पर्दाफाश किया तो वे सब उसे उपदेश देने लगे, जो बेहद परेशान करने वाला था। उन्होंने उसके व्यवहार को घटिया बताया, लेकिन खुद पर ध्यान नहीं दिया। यू डैमडुक आसानी से दबने वाला नहीं था। उसने प्रतिभाहीन लोगों के मन की बात खुलकर कह दी। हम सभी सम्मानपूर्वक व्यवहार चाहते हैं। हर किसी का अपना स्वाभिमान होता है। यू डैमडुक ने माफी की मांग की। ये सुनकर अहंकारी लोग पागलों की तरह हंसने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और उन्होंने उसे बाहर निकालने और उससे माफी मंगवाने की मांग की। उनके अभिमानी भावों को देखकर यू डैमडुक धीरे से खड़ा हो गया और उन्हें एक और मौका दिया, लेकिन परिणाम वही रहा। इस मौके पर यू डैमडुक ने अपना तुरुप का पत्ता खेला। उसने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। इसे हाथ में पकड़े हुए यू डैमडुक मुस्कुराते हुए उनके कुकर्मों का पर्दाफाश कर रहा था, जैसे कि कम प्रतिभाशाली लोगों के साथ भेदभाव करना और भ्रामक नौकरी विज्ञापन प्रकाशित करना। उसका पहले वाला घमंडी भाव गायब हो गया था। साक्षात्कारकर्ता अब डरा हुआ लग रहा था और उसने ये बेतुका बहाना बनाने की कोशिश की कि वो केवल नीरस माहौल को खुशनुमा बनाना चाहता था, लेकिन इतना उपहास सहने के बाद वो इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। माफी मांगने के लिए रोकने की कोशिशों के बावजूद यू डैमडुक दृढ़ता से मुड़कर जाने लगा। एक व्यक्ति ने माफी मांगी, लेकिन यू डैमडुक ने उसकी ओर बढ़ते गंदे हाथ को जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। उन्होंने उन्हें उनकी पहले कही हुई बातों की याद दिलाते हुए सख्ती से पूछा कि क्या वे मानवाधिकार आयोग के सामने वही बात कहने की हिम्मत करेंगे। तीनों वहीं जम गए, क्योंकि उनके अपने भयानक रवैये के कारण उनका करियर लगभग खत्म हो चुका था। आज आसमान हमेशा की तरह साफ और नीला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हमारा यू डैमडुक अभी भी उस घटना को लेकर गुस्से में था। मेरे पास प्रतिभा भले ही ना हो, लेकिन चालाकी करने की क्षमता तो मुझमें है, कमीनो। यू डैमडुक की रिपोर्ट अब मानवाधिकार आयोग में भेज दी गई थी। वो प्रतिभा के नाम पर उस बेतुकी बात की शिकायत कर रहा था। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, हे भगवान, कितना बदकिस्मत नायक है। यू डैमडुक का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब वो च्विंगम पर पैर रख बैठा। वो बार बार पैर पटकते हुए उस व्यक्ति को कोस रहा था जिसने च्विंगम चबाया था, क्योंकि उसे फेंकने से पहले उसे कागज में लपेटने की तमीज भी नहीं थी। यू डैमडुक को साल का सबसे बदकिस्मत नायक कहा जा सकता है। 2 विपत्तियों के बाद अब तीसरी आ गई। उसके चेहरे पर पानी के छींटे पड़ गए। सड़क किनारे पौधों को पानी दे रहे लोगों ने अपना सिर खुजाया और अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगी। लेकिन यू डैमडुक अपनी बदकिस्मती का इतना आदी हो चुका था कि वो वहीं खड़ा रहा, जैसे कोई आत्महीन व्यक्ति हो। वो विशाल गहरे आकाश को निःसंकोच घूरता रहा। आज चिलचिलाती गर्मी का सूरज अचानक सामान्य से अधिक गर्म हो गया और आसमान जल्द ही शाम में बदल गया।
1749 कष्टों के बाद आखिरकार यू डैमडुक अपने कमरे में लौट आया। वो खिड़की के सामने खाली निगाहों से खड़ा रहा। थका हुआ वो नीचे बैठ गया और उसने देखा कि कुछ शराबी वेश्याओं ने खिड़की से गंदगी का ढेर फेंक दिया है। वो अपनी बदकिस्मती को स्वीकार करने के अलावा और क्या कर सकता था। यू डैमडुक फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए सफाई कर रहा था। वो खुशी खुशी बैठ गया और दिखावा करने लगा कि वो ठीक है। वो पूछ रहा था कि अस्पताल का खाना ठीक है या नहीं। तभी उसकी माँ उसे लगातार परेशान करने के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। उसकी खातिर उसकी माँ को लगा कि अगर वे यू डैमडुक द्वारा उधार लिया गया सारा पैसा चुका दें। दर्शकों को ये नहीं पता कि किससे, बस इतना पता है कि यू डैमडुक उस व्यक्ति को नापसंद करता है। उसने गुस्से में अपनी मां पर चिल्लाते हुए कहा कि उसका नाम ना ले। पता चला कि वो यू डैमडुक का चाचा था, लेकिन यू डैमडुक अभी भी उससे नफरत करता था, क्योंकि उसने शुरू से ही सारा पैसा वापस नहीं किया और इसके बजाय इधर भाग गया। तब यू डैमडुक शांत हुआ, कहा कि वो गुस्सा नहीं था और अपनी मां से ऊंची आवाज में बोलने के लिए माफी मांगी। इसके बाद उसने अपनी मां को आश्वस्त किया कि वो ठीक है, लेकिन वास्तव में वो बहुत परेशान था। खाली कमरे के बीच में बैठकर उसने अपनी मां को दिलासा देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है और बाद में मिलने का वादा किया। फोन रखने के बाद यू डैमडुक कमरे से बाहर निकल गया और उदास चेहरे के साथ बाहर चला गया। विरोधाभासी भावनाएं। उसने सिगरेट का एक पैकेट खोला, शायद अब यही उसके दुख को कुछ कम कर सके, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो आसमान उसकी आखिरी उम्मीद भी छीनना चाहता हो। यहाँ तक कि उसके होठों पर लगी सिगरेट भी बारिश से बुझ गई। कुछ ही पल पहले सूरज खूब चमक रहा था, लेकिन जैसे ही यू डैमडुक सिगरेट जलाने वाला था, जोरदार बारिश शुरू हो गई। उसे लगा मानो पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही हो। गुस्से में आकर यू डैमडुक ने लाइटर फेंक दिया। उसने गुस्से से आसमान की ओर देखा और अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि उसका जीवन पहले से ही काफी दुखमय था। फिर लगातार गुस्से में आकर यू डैमडुक ऊपर बैठे बूढ़े को कोसता रहा, क्योंकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि देवता हैं या नहीं। उसके दुख से भरी मुट्ठी जमीन पर जोर से जमीन से टकराई। वो इस तरह जीना नहीं चाहता था और वो इस सब के जरिए जाने का हकदार भी नहीं था। यू डैमडुक के आंसू बारिश की बूंदों में मिल गए। वो चाहता था कि कोई इसके लिए जिम्मेदार हो। शायद उनका क्रोध आकाश तक पहुंच गया था, क्योंकि यू डैमडुक की आंखों के ठीक सामने बिजली और गरज की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। लेकिन अब उसे किसी से डर नहीं लगता था। उसने दोस्ताना अंदाज में बीच वाली उंगली उठाकर चुनौती दी, भाड़ में जाओ, क्या करोगे, मुझे मार ही डालो। जैसे ही उसने अपना गुस्सा निकाला, यू डैमडुक का चेहरा चमत्कारिक रूप से चमकने लगा और निस्संदेह बिजली का एक भीषण झटका सीधे हमारे दुर्भाग्यशाली नायक पर गिरा। उसे तुरंत मृत्यु निकट आती महसूस हुई, एक सचमुच निरर्थक मृत्यु। आंगन में लेटे हुए उसके शरीर में अभी भी बिजली का करंट दौड़ रहा था। वो अपनी माँ के बारे में चिंतित था। अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो उसे नहीं पता था कि उसकी माँ का क्या होगा। लेकिन अगर नायक इतनी जल्दी मर जाता है तो देखने के लिए कोई अच्छी कहानी नहीं बचेगी। उसकी चेतना धीरे धीरे और धुंधली अवस्था में लौटी। यू डैमडुक को ऐसा लगा जैसे वो अभी अभी मौत के मुंह से लौटा हो। उसे ये नहीं पता था कि वो कौन है और कहाँ है। आंगन में लेटे हुए उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। आसमान अभी भी साफ और नीला था, बस अचानक एक जानी पहचानी सी दिखने वाली चीज नजर आ गई। यू डैमडुक उसे हैरानी से देखता रहा, अचंभित, स्तब्ध और अचंभित, ये सोचकर कि आखिर ये क्या है। उस पर नौकरी की घोषणा के रूप में एक पंक्ति लिखी हुई थी, देवता आपका इंतजार कर रहे हैं। बाहर बूंद बूंद करके बारिश अभी भी हो रही थी। यू डैमडुक के कमरे की खिड़की अभी भी थोड़ी खुली हुई थी। वो खाली कमरे में बैठा था, उसका मन असमंजस में था। वो सोच रहा था कि क्या सचमुच देवता मौजूद हैं। बिजली गिरने से उसके फोन की स्क्रीन पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। यू डैमडुक देवताओं के अस्तित्व को नकारता नहीं था, लेकिन स्वीकारता भी नहीं था। अपने हाथों को देखकर वो और भी हैरान था, क्योंकि आमतौर पर बिजली गिरने पर कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाता, लेकिन वो यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक था। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। इसके अलावा उसकी आंखों के सामने एक और परेशान करने वाला सिस्टम था, जो लगातार भर्ती संदेश दिखा रहा था। यू डैमडुक ने मन ही मन बुदबुदाया कि ये बिल्कुल उन स्टेटस विंडो जैसा दिखता है जो गिफ्ट पाने वाले लोगों को दिखाई देती हैं। उसके मन में एक विचार कौन था। उसने सोचा कि बिजली गिरने के बाद उसे एक नई शक्ति मिल गई है, मानो कोई वरदान प्राप्त हो गया हो। ये सोचकर उसने तुरंत इसका परीक्षण करने का फैसला किया। यू डैमडुक ने गला साफ किया और स्टेटस विंडो कहा, हालांकि उसे पता नहीं था कि ये वास्तव में स्टेटस विंडो है या नहीं, और जाहिर है ये कोई स्टेटस विंडो नहीं थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यू डैमडुक ने भी ये महसूस किया। फिर उसे लगा कि ये नौकरी भर्ती जैसा लग रहा है। ध्यान दें, जैसे ही उसने अपना विचार समाप्त किया, सिस्टम से एक अजीब नीली रोशनी निकली। एक से शुरू होकर ये दर्जनों में विकसित हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गया हो। वहां इतनी अधिक प्रणालियां थीं कि पूरा कमरा जगमगा रहा था।
यू डैम डुक को एहसास हुआ कि ये वास्तव में अंशकालिक नौकरी की घोषणा थी। उसने मुंह खोला और मुस्कुराते हुए अफसोस जताया कि अंततः उसका जीवन अंशकालिक नौकरियों के इर्द गिर्द ही घूमता है। हंसने के बाद यू डैम डुक ने फिर से आह भरी। अपने इस विडंबनापूर्ण जीवन के आगे वो असहाय महसूस कर रहा था। इस बारे में गंभीरता से सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए अगर कोई अवसर मिले तो उसे अवश्य अपना लेना चाहिए। यू डैम डुक ने सिस्टम को देखा और पाया कि ये विस्तृत अनुभागों में विभाजित है। उसने बेतरतीब से ओके बटन दबा दिया। तुरंत ही नीला रंग लाल चेतावनी में बदल गया, जिससे यू डैम डुक को अपनी दैवीय शक्ति का पता चल गया। वो अचंभित रह गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दैवीय शक्ति क्या होती है। फिर सिस्टम ने इसका स्पष्टीकरण दिया। ये देवताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है। इसे पढ़कर यू डैम डुक ने आह भरी। भला उसके जैसे साधारण मनुष्य के पास ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है, जबकि उसके पास कोई प्रतिभा ही नहीं है। फिर यू डैम डुक गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि इसमें खतरे का कोई संकेत नहीं था। उसने सोचा कि शायद यही वो चीज है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। हाथ नीचे करके यू डैम डुक ने अपना दृढ़ संकल्प दिखाया। उसने कोशिश की। उसे लगा कि यह नौकरी ढूंढने वाला ऐप है। उसने सिस्टम को छुआ। अंशकालिक नौकरियों की तलाश लिखा हुआ दिखाई दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे किसी दैवीय शक्ति की आवश्यकता नहीं है लिखा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। यह मिडगार्ड कालकोठरी के निर्माण के लिए था। इसके लिए किसी दैवीय शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। यू डैम डुक ने तुरंत इसे चुन लिया। तुरंत ही नौकरी के बारे में जानकारी सामने आई। थॉर द्वारा भर्ती की गई इस नौकरी में कालकोठरी के निर्माण के लिए श्रम शक्ति जुटाने का काम था, बशर्ते कोई शारीरिक श्रम कर सके। कालकोठरी, ये दो शब्द सुनते ही यू डैम डुक ने तुरंत एक ऐसे दृश्य की कल्पना की जहां हर तरफ राक्षस ही राक्षस थे। देवताओं द्वारा निर्मित इस कालकोठरी को देखकर वो अपना मुंह खोलकर सहम गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए यू डैम डुक ने देखा कि इस काम का वेतन 12 थॉर सिक्के थे। इसे देखकर उसे समझ नहीं आया कि क्या इसे इंसानी मुद्रा में बदला जा सकता है। लेकिन ये सोचकर कि भगवान सर्वोच्च राजा है, उसने शर्त लगाई कि भगवान के पैसे का मूल्य भी बहुत अधिक होगा। इसलिए यू डैम डुक ने तुरंत एक्सेप्ट बटन दबा दिया। उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। सिस्टम से एक तेज रोशनी भी चारों ओर फैल गई। इस समय ये प्रकाश सीधे आकाश में ऊपर की ओर गया और अंततः एक विशाल पेड़ को भेदता हुआ आगे निकला। यू डैम डुक को यहाँ बहुत ही असभ्य तरीके से लाया गया था। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, जबकि वो अभी भी भ्रमित अवस्था में था। उसका पूरा शरीर, जो अभी अभी साफ और सुगंधित हुआ था, अब गंदा और अस्त व्यस्त था। उस विचित्र दृश्य के सामने खड़े यू डैम डुक को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, क्योंकि उसने ये जगह पहले कभी नहीं देखी थी। अभी भी इसे एक स्पष्ट सपना समझते हुए यू डैम डक ने अपने पीछे मंडरा रहे एक जीव पर ध्यान नहीं दिया। वो तेजी से उसकी ओर झपटा। शोर सुनकर यू डैम डक ने पीछे मुड़कर देखा। उसी क्षण ये दांत उस पर कसने ही वाले थे। इस भयानक प्राणी को देखकर यू डैम डक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो उसने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया हो। अचानक एक विशाल हाथ ने समय रहते उसे रोक लिया, जिससे वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। यू डैम डक एक और व्यक्ति को प्रकट होते देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गया। मजबूत शरीर और उभरी हुई मांसपेशियों के साथ उसने उस जीव को आसानी से काबू में कर लिया, जैसे कि वो एक मच्छर हो। फिर उसकी नजर यू डैम डक पर पड़ी। पहली नजर में ही उसने नए कर्मचारी के रूप में उसे पहचान लिया, लेकिन उसकी विशाल आकृति को देखकर यू डैम डक भयभीत हो गया। पता चला कि ये थॉर है, नॉर्स सभ्यता का गर्जन का देवता और ओडिन का पुत्र। थॉर ने अभिवादन के रूप में कंधे पर हल्की थपकी दी, जिससे यू डैम डक चौंक गया। फिर उसने नन्हे यू डैम डक को गोद में उठा लिया। अब जाकर यू डैम डक को थॉर देवता की एक झलक मिली, एक विशाल मांसल शरीर और लंबी दाढ़ी। उसने वहां लटके हथौड़े म्योल्निर को भी पहचान लिया। तभी उसे यकीन हुआ कि यह सचमुच थॉर है। फिर थॉर ने बातचीत शुरू की और अपने रूप रंग के आधार पर यकीन से कहा कि वो एशिया का देवता है। यू डैम डक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सचमुच उसे देवता समझेगा। फिर उसने दो और देवताओं को देखा। यहाँ एक भी इंसान नहीं था। यू डैम डक को अचानक एहसास हुआ कि वो यहाँ अकेला इंसान है, इसलिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने खुद को एक छोटे पहाड़ का देवता बताया। थॉर उत्साहित हो गया, हंसा और दोस्ताना अंदाज में यू डैम डक के बाल पकड़ लिए, ये सोचकर कि वो जरूरतमंदों की मदद करने वाला पहाड़ का देवता है। लेकिन तभी थॉर ने अचानक उसके कपड़ों पर ध्यान दिया और सोचा कि वो इंसानी संस्कृति में कुछ ज्यादा ही डूबा हुआ है। यू डैम डक तुरंत घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या समझाए। फिर वो जोर से हंसा और बहाना बनाया कि वो अक्सर इंसानी जरूरतों के बारे में जानने के लिए पहाड़ से नीचे आता है। थॉर ने उसकी बात मान ली और फिर पूछा कि क्या वो काम कर सकता है। उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा कि उसका काम एक ऐसी जगह बनाना है जहां मनुष्य कष्ट सहेंगे।
यू डैम डक ने मुस्कुराने की कोशिश की और मान लिया कि वो ये कर सकता है। फिर उसने पूछा कि क्या वो ग्रीक मिथोलॉजी के आधे मनुष्य आधे बैल वाले मिनोटॉर के बारे में जानता है। यू डैम डक ने जवाब दिया कि वो जानता है। ये सुनकर थॉर ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी जिससे यू डैम डक भ्रमित हो गया। अचानक एक तरह की रोशनी प्रकट हुई जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। पक्षियों के उड़ने के साथ ही एक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल गई। वे दोनों अब एक भूल भुलैया के सामने खड़े थे जो इस काल कोठरी की मूल अवधारणा थी, और यू डैम डक को देवताओं के साथ मिलकर भूल भुलैया बनानी होगी। यू डैम डक ने ऊपर देखा विस्मय से, ये अद्भुत है। तभी एक रक्षक आया और उसे पुकारा, हे नए लड़के, इधर आओ, हमें यहाँ काम है। ये सुनकर पीछे पीछे चलते हुए उसने कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। अंदर से एक घोषणा गूंजी, सेक्टर E6 कार्ड सपोर्ट की जरूरत है। 5-3 राक्षसों ने जवाब दिया, आ रहे हैं। इसी बीच नया लड़का एक जगह से बाहर निकल रहा था। यू डैम डक जब अपने साथियों के साथ खाना खा रहा था तभी बाहर से आवाज आई, सेक्टर E1, हमें कर्मचारियों की जरूरत है। उसने जल्दी से जवाब दिया जिससे उसके मुंह से खाना छिटक गया। हाँ मैं जा रहा हूँ। गार्ड अपनी घोषणा जारी रखने ही वाला था, सेक्टर C2। तभी यू डैम डक अचानक डरावनी मुस्कान के साथ प्रकट हो गया, मैं यहाँ हूँ। उसने गार्ड को इतना डरा दिया कि वो चीख पड़ा और उसकी पैंट गीली हो गई। उसे जाते देखकर गार्ड ने उसे याद दिलाया, खूब मेहनत कर रहे हो, है ना? अरे सावधान रहना, कहीं उस गड्ढे या खाई में न गिर जाओ। यू डैम डक ने डंडा अपने कंधे पर डाला, सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गिर जाऊं तो मुझे बचा लेना। वो कार्यक्षेत्र की ओर बढ़ा और उसने गंजे राक्षस को कमर पर हाथ रखे बक्सों को देखते हुए और बुदबुदाते हुए देखा, ठीक है ये काम करेगा। यू डैम डक ने अपना बक्सा नीचे रखा और उसकी ओर देखकर पूछा, क्या काम हो गया? वो वापस मुड़ा और उसकी प्रशंसा करते हुए बोला, हाँ बढ़िया काम, कैसा लग रहा है? उसने अपने कंधे पर मुक्का मारा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो बस साधारण शारीरिक श्रम है। खैर, गंजे राक्षस ने आगे बढ़कर कहा, लगता है हमारा काम यहाँ हो गया। चलो गाड़ी पर चलते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। हम इसका इस्तेमाल अगली जगह जाने के लिए करेंगे। यू डैम डक उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वे गाड़ी पर बैठे, उसने अचानक पूछा, क्या सभी एशियाई देवता तुम्हारी तरह उत्साही होते हैं? यू डैम डक ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ये उनके व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करता? गंजे दानव ने तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर जगह तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है। यू डैम डक ने अपना सिर खुजाया और शर्माते हुए हंसा। सच में ये तो शर्मनाक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था। देखा, ये मैं हूँ यू डैम डक, 200% सामाजिक कौशल के साथ। यू डैम डक ने गंजे दानव को स्नेह भरी नजरों से देखते हुए अपनी प्रशंसा की। क्या इसे प्रतिभा माना जा सकता है? यहाँ देवताओं के साथ मेलजोल रखना मेरे लिए लाभदायक होगा। गाड़ी रुक गई। वो मुड़ा और हाथ हिलाकर इशारा किया, उतर जाओ, हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। गंजे राक्षस ने गाड़ी खींचने वाले कुत्ते के पेट पर थपथपाते हुए कुछ अजीब कहा, अगर हमने इस मूर्खतापूर्ण चीज को चलने दिया तो हमारे जानबूझकर बिछाए गए जाल पूरी तरह बेकार हो जाएंगे। यू डैम डक, जो अभी अभी गाड़ी से उतरा था, ने ये सुना, जाल? जैसे ही वो बक्सा उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था, राक्षस ने अपना सिर घुमाया और उसे याद दिलाया, ध्यान से देखो कि तुम कहाँ कदम रखने वाले हो। गंजे राक्षस ने जमीन पर बने एक चिन्ह की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ये जाल का चिन्ह है, हमेशा इन पर ध्यान से नजर रखनी चाहिए। वो कमर पर हाथ रखकर खड़ा था और जाल वाली जगहों की ओर इशारा करते हुए बोला, यहाँ और यहाँ भी, ओ और वो भी उधर। यू डैम डक खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वाह, तुमने तो मुझे लगभग फंसा ही लिया था। गंजे राक्षस ने हैरानी से पीछे मुड़कर कहा, क्या तुम इन्हें पहली बार देख रहे हो? इस अनुभव को अपने लिए एक सबक समझो। वो यू डैम डक से बात करते हुए एक बक्सा उठाए खड़ा था। तुम्हें पता है, उच्च श्रेणी के देवताओं को मनुष्यों के लिए परीक्षाएं चाहिए होती हैं। हम जैसे निम्न श्रेणी के देवताओं के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए हमें ये काम करने पड़ते हैं ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। जीवित रहना, गंजे दानव ने कहा, काल कोठरियां लगातार बनानी पड़ती हैं, जिससे हमारे लिए अनंत काम पैदा होता है। अपने बक्से से जूझते हुए उसने पलटकर पूछा, अनंत? दानव ने अपना सिर घुमाया और एक कमरे की ओर इशारा किया, जहां से कुछ लोग अभी अभी निकले थे। उस कमरे का निर्माण कुछ मिनट पहले ही शुरू हुआ था और शायद अब तक पूरा हो गया होगा, जाकर देख लो। यू डैम डक अंदर आया और उसका मुंह खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतने बड़े पत्थर के कमरे को कुछ ही मिनटों में कैसे बनाया जा सकता है? वो कुछ पल हैरानी से सोचने लगा, ये कितना विशाल है। इतनी बड़ी चीज बनाने के लिए उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया होगा? गंजे राक्षस के ये याद दिलाने पर कि इसे यहीं छोड़ दो, यू डैम डक ने बक्सा नीचे रख दिया। उसने चाकू से बक्सा खोला। इससे ये जगह किसी देवता की परीक्षा के योग्य बन जाएगी। यू डैम डक ने बक्से में रखी एक गोल पत्थर की वस्तु को कुछ बार थपथपाया।
गंजे राक्षस ने समझाया, ये देखने में तो साधारण पत्थर जैसा लगता है, लेकिन इसमें से मकड़ियां निकलेंगी। उसने अंडों की एक श्रृंखला की ओर इशारा करते हुए कहा, जब तक ये अंडे फूटेंगे तब तक ये कालकोठरी निश्चित रूप से बहुत परेशानी वाली हो जाएगी। ये सुनकर वो स्तब्ध रह गया। यू डैम डुक ने उत्सुकता से पास के एक बक्से में झांका। ये राक्षस क्या है? उस बक्से के अंदर आधा छिपकली और आधा इंसान बना हुआ एक राक्षस बना हुआ था। उसे नहीं पता था कि वो क्या है। ये एक छिपकली मानव है। यू डैम डुक ने इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। दिलचस्प, ये हिस्सा पारदर्शी क्यों है? उसकी दखलंदाजी देखकर गंजे दानव ने तुरंत उसे चेतावनी दी। अरे सावधान रहो, इसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है और यही इसकी कमजोरी है। यू डैम डुक ने अपना सिर खुजाया और बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, ओह, मुझे पता नहीं था। उसने धीरे से उसे याद दिलाया, इसे यहीं रहने दो, हमें अगले कमरे में जाना है। गंजे दानव ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। ये एक छिपा हुआ जिन कैंप है। उसने उत्सुकता से अंदर देखा। चलते चलते उन्होंने आगे समझाया, जब मनुष्य इस स्थान पर पहुंचते हैं तो इसका अर्थ है कि वे अपने अंतिम गंतव्य के करीब हैं। पीछे चल रहे यू डैम डुक ने कहा, यहाँ कितनी ठंड है। अचानक किसी बात ने उन्हें रोक दिया। उसके अंदर एक राक्षस छिपा हुआ था जिसका शरीर मनुष्य जैसा और सिर पर घने बाल थे। उसका पूरा शरीर हरा था और उसकी नाक लंबी थी। राक्षस की आंखें अचानक खुल गईं और वो बाहर की ओर घूरने लगा। वो झपटा और अपनी लंबी लटकती हुई जीभ बाहर निकाल दी, जिससे यू डैम डुक इतना डर गया कि उसकी आंखें फटी रह गईं और वो लगभग डर के मारे पैंट गीली कर बैठा। उसे डराने के बाद वो वहीं खड़ा होकर खुशी से हंसने लगा, जिससे यू डैम डुक बुरी तरह भयभीत हो गया था और अभी तक संभल नहीं पाया था। गंजे राक्षस ने अपना पेट पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, हैरान हो? चिंता मत करो, ये तो बस मजाक कर रहा है। चिढ़ाए जाने पर यू डैम डुक के अंडकोश लाल हो गए। गुफा में मुस्कुराते हुए राक्षस को देखकर उसने आगे समझाया, लेकिन जब काल कोठरी पूरी हो जाएगी तो कहानी बिल्कुल अलग होगी। ये लोग बहुत चालाक और धूर्त होते हैं, इसलिए इनका सामना करना काफी मुश्किल होगा। यू डैम डुक का चेहरा मानो भीगे हुए गोबर के ढेर जैसा लग रहा था। उसे जवाब देने में थोड़ा समय लगा। हाँ, बिल्कुल सही। दोनों एक विशाल दरवाजे के सामने रुक गए, जिस पर बैल का सिर बना हुआ था। और ये भूल भुलैया का अंत है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने ऊपर देखा। मतलब ये जगह? गंजे राक्षस ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए परिचय दिया। हाँ, ये जगह। विशाल बैल का सिर वहां मंडरा रहा था, मानो वो उन्हें देख रहा हो, मानो वो उनका मालिक हो। भगवान थॉर ने दरवाजा खोला और बाहर आकर प्रसन्नतापूर्वक अभिवादन किया। हे पर्वत देवता। उन्होंने अपने हाथ पीठ पीछे बांध लिए, मुस्कुराए और पूछा, मैंने आपके बारे में बहुत प्रशंसा सुनी है, काम कैसा चल रहा है? दोनों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। यू डैम डुक ने धीरे से उत्तर दिया, अच्छा चल रहा है, आपकी दया और देखभाल के लिए धन्यवाद। थॉर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए प्रशंसा की। एक कुशल वक्ता बातों को अधिक औपचारिक बनाना जानता है, मुझे ये पसंद आया। गंजे दानव ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, हम अंतिम चरण में हैं। ये सुनकर वो खुशी से मुस्कुराया। अच्छा, बहुत अच्छा। थॉर ने एक विशाल हथौड़ा निकाला जिसके हैंडल पर लाल माणिक जड़ा हुआ था। तो फिर वो मुस्कुराया और हथौड़ा उठाते हुए बोला, क्या हमें निम्न श्रेणी के देवताओं को छुट्टी दे देनी चाहिए? ये देखकर यू डैम डुक का चेहरा पीला पड़ गया और वो हकलाते हुए कुछ बोल न पाने की स्थिति में बोला, रुको रुको, एक मिनट रुको, इस हथौड़े का क्या मतलब है? थॉर जोर से हंसा और आखिरी बार उसकी प्रशंसा की। शाबाश मर्वत देवता, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे एशियाई स्टाइल के तहखानों के बारे में कुछ सलाह देना याद रखना। अलविदा। अंतरिक्ष में एक तीखी चीख गूंजी। यू डैम डुक लेटा हुआ था, अपना दिल पकड़कर कर रहा था, धिक्कार है, किसी को जाने देने का ये कितना बुरा तरीका है। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वो मुझे भगवान होने का झूठ बोलने की सजा दे रहा है। यू डैम डुक ने अपना हाथ उठाया, उसे देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। लेकिन ये सब सच है। उसने अपना हाथ माथे पर रखा, उसकी आंखें चमक उठीं। ये कोई सपना या मतिभ्रम नहीं, बल्कि एक वास्तविक जागरण है। यू डैम डुक पागलों की तरह चिल्लाते हुए उछल पड़ा, मैं आखिरकार जाग गया हूँ। भगवान के नोटिफिकेशन सिस्टम पर मैसेज आया, यू डैम डुक, आपकी सैलरी भेज दी गई है, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? सिस्टम स्क्रीन पर सैलरी शब्द देखकर उसका चेहरा मेंढक के पिछले हिस्से की तरह पीला पड़ गया। यू डैम डुक का हाथ कांप रहा था जब उसने स्क्रीन पर बटन दबाया। चलिए एक नजर डालते हैं। सिस्टम पर टेक्स्ट बदल गया, भगवान की दुकान लोड हो रही है, लोड हो रहा है। वो आश्चर्य से आंखें चौड़ी करके बोला, अरे यार, ये क्या है? सबसे पहले जो चीज प्रकट हुई वो थी सर्वशक्तिमान देवता ओडिन का भाला। विशेषता ये थी कि ये हमेशा लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाता है। दूसरा, फर के ढेर से बना एक कवच जिसके बीच में 3 नुकीले दांत थे, जिसे नेमेन शेर कवच कहा जाता था, जो सभी शारीरिक हमलों को बेअसर करने में सक्षम था।
तीसरी वस्तु एक सोने का हार जिसके केंद्र में एक लाल रत्न जड़ा था जो आंख जैसा दिखता था। फ्रेया का हार की विशेषता स्पेस ट्रैवल की अनुमति देती है। सिस्टम पैनल पर दिखाई दे रही वस्तुओं को देखकर यू डैम डुक ने अनुमान लगाया, ये अवश्य ही देवताओं की दुकान होगी। अगली वस्तु प्रकट हुई, एक कार्ड जिस पर बिजली की लकीरों से घिरी एक काली आकृति बनी थी। गरजते खरगोश की शक्ति। शेष शक्तियों वाले कार्ड एक एक करके प्रकट हुए। हिफेस्टस की ज्वाला की शक्ति, एरीज की विनाश शक्ति। उसने खुद से पूछा, अगर मैं ये सब खरीद सकूं तो क्या होगा? इस विचार मात्र से ही यू डैम डुक ने कल्पना की कि हर कोई उसका स्वागत कर रहा है। क्या वो सचमुच मानव शरीर में देवता बन सकता है? जितना वो इसकी कल्पना करता वो उतना ही उत्तेजित होता गया और उस पर चल रहा पंखा उसकी उत्तेजना को और भी बढ़ा रहा था। यू डैम डुक ने हाथ बढ़ाकर पंखा बंद कर दिया। उसने अपनी कलाई रगड़ी और आत्मविश्वास से मुस्कुराया, अब से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ ही देर में उसका चेहरा भीगे हुए गोबर की तरह मुरझा गया। पर्याप्त पैसे नहीं थे। यू डैम डुक ने निराशा में आह भरी। हाँ, बिल्कुल सही। चमकीले लाल रंग के सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल को देखते हुए यू डैम डुक को जीवन की एक सच्चाई का एहसास हुआ। सबसे सस्ती चीज भी 70,000 की थी, बहुत ज्यादा महंगी। उसने बेमन से अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाई और सिस्टम पैनल को स्क्रॉल करने लगा। मैं इससे कुछ खरीद कैसे सकता हूं? अचानक यू डैम डुक की नजर एक खास चीज पर पड़ी। वो चौंक कर उठ बैठा, आंखें चौड़ी करके घूरने लगा। प्रतिभा। यू डैम डुक ने अपने बाल पकड़े और सिस्टम पैनल को ध्यान से देखने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, मुंह से लाल टपक रही थी। ये लोग प्रतिभा बेचते हैं तो मुझे बस इन्हें खरीदना है ना? ये तो मुझ जैसे के लिए एकदम सही है। ठीक है, वो सोचते हुए अपने नाखून चबाने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, कीमत। फिर सिस्टम पैनल पर वस्तु की कीमत प्रदर्शित हुई। SS रैंक प्रतिभा 12। तो ये देखकर यू डैम डुक की आंखें फटी रह गईं, मानो वो सीधे सिस्टम पैनल में घुस जाना चाहता हो। 12? बाकी चीजें तो 70,000 की थी, लेकिन एक प्रतिभा सिर्फ 12 की? सिस्टम पैनल पर फिर एक लंबा लेख दिखाई दिया। एक दिन सबसे महान देवता बनोगे, फिर भी इसे बेचना चाहते हो? भला कोई ऐसी चीज क्यों खरीदेगा जिसे कोई इंसान इस्तेमाल करता हो? पवित्र पैर, है ना? माफ कीजिए, विक्रेता कृपया कुछ नई प्राधिकारियां पोस्ट करें। देवता प्राधिकारियां खरीदना चाहते हैं, प्रतिभाएं नहीं। कुछ देर पढ़ने के बाद उसने दुख भरी आह भरी। हाँ, क्योंकि इसे कोई खरीदता ही नहीं। अचानक यू डैम डुक चिल्ला उठा। उसका चेहरा सिस्टम स्क्रीन से सटा हुआ था। ये तो हद है, ये तो SS रैंक है। SS रैंक, बिल्कुल यही तो मुझे चाहिए था। उसने प्रतिभा का चयन किया। चलो देखते हैं। ये रही SS रैंक तलवारबाजी प्रतिभा। यू डैम डुक ने संतोष भरी मुस्कान के साथ अपनी ठुड्डी सहलाई। अब सोचता हूं तो सही, मुझे बचपन में तलवारें बहुत पसंद थीं। उसकी नाक से भाप वाली ट्रेन की तरह धुआं निकला। यू डैम डुक ने दृढ़ता से स्क्रीन पर बटन दबा दिया। अब और सोचने की जरूरत नहीं, खरीदो। प्रकाश की एक किरण ने उसे घेर लिया। सिस्टम नोटिफिकेशन प्रदर्शित हुआ, आपने SS रैंक तलवारबाजी प्रतिभा सफलतापूर्वक खरीद ली है। यू डैम डुक हैरानी से अपने हाथों को देखने लगा और उसने सोचा, क्या ये कारगर है? उसने मुट्ठी भींचकर घमंड से मन ही मन कहा, मैंने तो सिर्फ F रैंक की प्रतिभा के साथ इतना कष्ट सहा, अब तो मेरे लिए ये सब पाना इतना आसान है। SS रैंक। सिस्टम ने सोने के सिक्कों से भरा संदूक दिखाया। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक अपना पहला आइटम खरीद लिया है। 1+1 इवेंट आज के लिए विशेष। हम आपको आपके द्वारा खरीदे गए आइटम के समान रैंक का उपहार देंगे। ये सूचना पढ़ते ही यू डैम डुक ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए जैसे किसी ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया हो। एक और SS रैंक? हे भगवान! उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, अब देखते हैं। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने तुरंत SS रैंक कॉम्बैट टैलेंट चुन लिया। मैं इसे चुनूंगा। यू डैम डुक खुशी से उछलते कूदते हुए चिल्लाया, अब मैं दोनों का इस्तेमाल कर सकता हूं। अचानक उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसका शरीर डगमगाने लगा। हैं? यू डैम डुक की आंखों के सामने दुनिया घूमने लगी। जैसे ही वो गिरने वाला था, उसने कुछ पकड़ने की कोशिश में हाथ बढ़ाया। यू डैम डुक का पूरा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। आखिर हो क्या रहा है? दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया। वो इसे सहने की कोशिश कर रहा था। मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। यू डैम डुक फर्श पर गिर पड़ा, दांत पीस रहा था। एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया, आपकी प्रतिभा के अनुसार आपके शरीर की शक्ति को समायोजित किया जा रहा है। उसका हाथ बुरी तरह कांपने लगा, नसें धीरे धीरे उभरने लगी। श्वसन तंत्र में सुधार हुआ। ये भयानक ढंग से उसके चेहरे पर फैल गया। मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि हुई। यू डैम डुक की दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होती गई। उसके कानों में केवल सिस्टम की आवाज गूंज रही थी, तुमने सफलतापूर्वक अपने शरीर की शक्ति को बढ़ा लिया है। तुम सफल हो गए हो। तुमने
स्तब्धता में यू डैम डुक को मानो उसकी माँ उसके सामने दिखाई दी। बेटा, बेटा, उसने स्पष्ट रूप से माँ को पुकारा। यू डैम डुक की माँ का हाथ धीरे से उसके चेहरे पर पड़ा, मानो उसे सहला रहा हो। मुझे माफ करना मेरे बेटे, मुझे अफसोस है कि बीमार माँ होने के कारण तुम्हें इतनी कठिनाइयां सहनी पड़ी। उसने जल्दी से अपनी माँ की बात काट दी। माँ, अब ऐसा मत कहो, अब सब ठीक है, मेरे पास प्रतिभा है। रुको। एक आवाज आई, जैसे यू डैम डुक को याद दिला रही थी, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। यू डैम डुक का चेहरा उदास था, उसके मुंह से अस्पष्ट स्वर निकल रहे थे। प्रतिभा, प्रतिभा। वो धीरे से उठ बैठा और अपनी गर्दन और कंधों को हल्के से सहलाने लगा। उफ, मेरा सिर, मैं कब सो गया? मुझे लगता है मैंने सपने में माँ को देखा। कुछ देर खुद से बात करने के बाद यू डैम डुक को अचानक कुछ याद आया। रुको, क्या ये सब सिर्फ एक सपना था? उसने जल्दी से स्टेटस विंडो कहा। सिस्टम ने तुरंत यू डैम डुक की जानकारी प्रदर्शित की। नाम यू डैम डुक, पेशा निम्नतम दर्जे का देवता, प्रतिभा एसएस रैंक तलवारबाजी प्रतिभा, एसएस रैंक युद्ध प्रतिभा। यू डैम डुक ने इसे ध्यान से पढ़ा और फिर समझा। सबसे निचले दर्जे का देवता, तो क्या इसलिए मैं काल कोठरी में काम कर सकता हूं? वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और संतोष भरी सांस ली। मुझ जैसा प्रतिभाहीन व्यक्ति का देवता बनना, जीवन में वाकई कुछ अच्छाइयां होती हैं। यू डैम डुक ने अपना टूटा हुआ फोन निकालकर देखा कि कौन कॉल कर रहा है। उसकी माँ का फोन था। उसने खुशी से जवाब दिया, माँ, मेरे पास एक खुशखबरी है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, यू डैम डुक को अपनी माँ का एक उलझा हुआ मैसेज मिला। डैम डुक, आज अस्पताल मत आना। उसने उत्सुकता से पूछा, माँ, क्या कुछ हुआ है? यू डैम डुक की माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी बात दोहराई। बस मेरी बात सुनो और मत आना, ठीक है? मेरी चिंता मत करना। यू डैम डुक ने हार नहीं मानी और फिर पूछा, क्यों? आप मुझे क्यों नहीं आने देना चाहती? लेकिन इस बार किसी और ने जवाब दिया, नमस्कार, क्या आप मिसेस चो यू हुआ के गार्जियन हैं? यू डैम डुक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ। फोन की दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने आगे कहा, हालात बहुत खराब है, इसलिए मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। अस्पताल के पास एक तहखाने के संकेत मिल रहे हैं। वो हर शब्द सुनकर हैरान रह गया। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मरीज के बारे में हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। फोन कमरे में एक तरफ फेंक दिया गया, दूसरी तरफ से आवाज अभी भी गूंज रही थी, अब से जब तक हालात सुधर नहीं जाते, किसी को भी मरीजों से मिलने की अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को यू डैम डुक से कोई जवाब नहीं मिला और वो असमंजस में पड़ गया। हेलो महोदय। यू डैम डुक पागलों की तरह घर से बाहर भागा। माँ, नहीं। यू डैम डुक के चेहरे से पसीना बह रहा था। इस समय उसके मन में सिर्फ अपनी माँ का ही ख्याल था। माँ। घटनास्थल पर गर्जन हुई और बिजली चमकी। आसमान में हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे थे। एक रिपोर्टर तुरंत रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं अब घटनास्थल पर हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर गली के कोने पर किसी गुप्त कारावास से भागने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सेना का एक सिपाही मेगाफोन पकड़े हुए चिल्ला रहा था और सबको चेतावनी दे रहा था, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, कृपया सभी पीछे हट जाएं। मोड़ के पास गाड़ी अचानक रुक गई। यू डैम डुक जल्दी से बाहर निकली और घबराकर चारों ओर देखने लगी। उसने दूर से एक सैनिक को बस की छत पर खड़े होकर मेगाफोन से कुछ बोलते हुए देखा, जबकि आसपास के लोग अभी भी हंसते हंसते बातें कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यू डैम डुक अचंभित था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, ये सब क्या है। तभी सिस्टम फिर से चालू हो गया। कौशल युद्ध फोकस सक्रिय हो गया है। अचानक उसे दूर खड़े सैनिक की चेतावनी सुनाई दी, पीछे हट जाओ। उसी समय यू डैम डुक की दृष्टि और स्पष्ट हो गई। वो दूर से भी घोषणा करने वाले सैनिक का चेहरा साफ देख सकता था, तुरंत पीछे हट जाओ, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। यू डैम डुक चौंक कर बोला, अरे, मैं दूर से ही उस आदमी की पूरी तस्वीर देख सकता हूं। उसके चारों ओर एक अज्ञात स्रोत से आवाजें गूंज रही थीं। क्या तुमने सुना है कि सरकार शहर के सभी शिकारियों को इकट्ठा कर रही है? दूर से दो सैनिकों की बातचीत सुनाई दे रही थी। तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई 8 सितारा शिकारी है? उसके बगल वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि है। उन्होंने कहा कि ये काफी खतरनाक कालकोठरी है। प्रकट हुआ। यू डैम डुक को अपने चारों ओर फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अगर कुछ बुरा हो गया तो? अरे, मेरी एक तस्वीर खींच लो ताकि पोस्ट कर सको। मुझे नहीं लगता कि कुछ बुरा होगा। ठीक है, मैं समझ गया, मुझे जाने दो। कृपया हमें बताओ कि क्या हो रहा है। यू डैम डुक ने संदेह से भरा अपना सिर पकड़ लिया। क्या ये कौशल है? क्या ये उस प्रतिभा की वजह से है जो मैंने अभी खरीदी है? लेकिन उसे तुरंत यहाँ आने का अपना मकसद याद आ गया। ये सोचने का समय नहीं है, मुझे अस्पताल में जाना है। यू डैम डुक धक्का मुक्की करते हुए सिपाही के पास पहुंचा। माफ कीजिए, मेरा परिवार अंदर है, मुझे अंदर जाना है। सिपाही ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, इस काल कोठरी में भूल भुलैया के निशान हैं, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। अंदर जाओ। ये शब्द सुनकर वो स्तब्ध रह गया। एक भूल भुलैया?
उस क्षण आकाश ऐसा लग रहा था मानो फटने ही वाला हो। कुछ ऐसा घटित हुआ कि सैनिक और यू डैमडुक दोनों ही सदमे में एक ही दिशा में देखने लगे। आसमान से शक्ति का एक भयानक विस्फोट हुआ। सीधे नीचे आसपास के लोग परेशान मधुमक्खी के छत्ते की तरह इधर उधर भागने लगे, धक्का मुक्की करते हुए उस जगह से दूर जाने की कोशिश करने लगे। उफ, रास्ते से हट जाओ, यू डैमडुक ने दांत पीसते हुए कोशिश की। उसने खुद को संभाला। प्रसव पीड़ा से कराहती महिलाओं जैसी चीखें चारों ओर गूंज रही थीं। कुछ समय बाद वो धीरे धीरे जागा। यू डैमडुक के आसपास का इलाका अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। वो दर्द से कराहते हुए उठ बैठा। अभी भी पिछली भयानक घटना से उभर नहीं पाया था। आखिर हो क्या रहा है? अचानक यू डैमडुक जम सा गया। उसकी आंखों के सामने धूल और मलबे के बीच एक विशाल घोर काली आकृति प्रकट हुई। यू डैमडुक को हल्का सा एहसास हुआ कि वो चीज उसे बहुत जानी पहचानी लग रही है। रुको, शायद वो काला पिंड धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। ये एक विशाल आंख जैसा दिखने वाला एक स्थानिक द्वार था। बिल्कुल नहीं, वो अचंभित होकर समझ गया। क्या ये वही काल कोठरी है जिसे मैंने बनाया था? किले के निर्माण स्थल पर यू डैमडुक हाथ में कुल्हाड़ी लिए कमर पर हाथ रखे चारों ओर देख रहा था। धिक्कार है, अब मुझे इसे इस तरह देखना अच्छा लग रहा है। ये वाकई शानदार है ना? उसने आह भरी। बस मुझे अब तक इसका एहसास नहीं हुआ था। अचानक यू डैमडुक घबरा गया। अब क्या हो रहा है? उसे विशालकाय स्थानिक द्वार देखने की याद आई। जब मैंने इसे यहां देखा, यू डैमडुक ने हैरानी से पूछा, ये चीज यहां क्यों है? अपने ठीक बगल में एक आदमी को गिरते देख वो चौंक गया। यू डैमडुक ने तुरंत उसे उठाया और उसका हाथ अपने कंधे पर रख लिया। महोदय, क्या आप ठीक हैं? उस आदमी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि चेतावनी दी, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। यू डैमडुक को अपने पीछे किसी चीज का आभास हुआ और उसने झट से उस आदमी को धक्का देकर दूर कर दिया। उन दोनों के बीच से एक तेज रोशनी गुजरी। यू डैमडुक सड़क पर गिर पड़ा। दीवार पर टंगी तलवार देखकर वो दंग रह गया। तलवार? दर्द भरी कराह सुनकर यू डैमडुक चौंक गया और उसने उधर देखा। एक दुबला पतला आदमी जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उस आदमी ने किसी तरह से कहा, भागो। छिपकली जैसे दिखने वाले लोग उनके पास पहुंच चुके थे। यू डैमडुक के मन में दहशत फैल गई। जब उसने उस आदमी को पैरों से कुचल दिया, उसने देखा कि आगे वाले छिपकली मानव ने अपनी तलवार ऊंची उठाई, मानो पीछे वालों को हमला करने का इशारा कर रहा हो। छिपकली मानव? ये देखकर सैन्य कमांडर ने तुरंत आदेश दिया, छिपकली नुमा जीव मुख्य सड़क पर प्रकट हुए हैं, गोली चलाओ। गोलियों की बौछार के बावजूद छिपकली नुमा जीव मानो बहरे होकर आगे बढ़ते रहे। चारों ओर चीख पुकार गूंज उठी। यू डैमडुक एक पलटी हुई कार के पीछे छिपकर गोलीबारी देख रहा था। उसने घबराकर चिल्लाया, वहां लोग हैं। तलवार लिए एक छिपकली नुमा आदमी उसकी ओर दौड़ा। उसकी आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था और उसने यू डैमडुक पर तलवार से वार किया। यू डैमडुक घबरा गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां भागे। तभी सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। कौशल सक्रिय हो रहा है। युद्ध एकाग्रता। यू डैमडुक की आंखों से शक्ति की एक धारा प्रवाहित हुई। उस शक्ति ने तलवार को घेर लिया और उसे वार करने से पहले ही रोक दिया। उस शक्ति के कारण यू डैमडुक की आंखों के सामने सब कुछ धीमी गति से चलने लगा। जैसे ही तलवार की नोक उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई, यू डैमडुक ने हाथ बढ़ाकर उसे आसानी से पकड़ लिया। उसने अपने हाथ की ओर देखा जो तलवार को कसकर पकड़े हुए था, और वो दंग रह गया। ये क्या? यू डैमडुक ने अपनी कलाई पकड़ी और तलवार और अपने हाथ के बीच बारी बारी से देखने लगा। आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया। मैंने उस चीज को पकड़ लिया? ये क्या हो रहा है? यू डैमडुक ने दूसरी तरफ कुछ देखा। एक छिपकली नुमा आदमी उस आदमी पर हमला करने ही वाला था। ये देखकर कि वो आदमी दर्द में था और उसने पास आते हुए छिपकली जैसे आदमी को नहीं देखा था, उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, महाराज सावधान। यू डैमडुक ने दांत पीसते हुए लगातार चिल्लाते हुए बाहर निकला। महाराज! बगल में मौजूद सैनिक भी इलाके पर नजर रख रहे थे। उसके कदम इतने तेज थे मानो वो सड़क पर फिसल रहा हो। धिक्कार है। यू डैमडुक ने बेपरवाही से आगे बढ़कर छिपकली नुमा आदमी को पकड़ लिया। रुको रुको, गोली मत चलाओ। एक सैनिक ने रेडियो पर तुरंत सूचना दी, हमारे ठीक सामने एक आम आदमी है। उसके बगल में खड़ा सैनिक सोचने लगा, क्या वो शिकारी है? वे छिपकली जैसे दिखने वाले लोगों से घिरे यू डैमडुक को देख रहे थे। उसके इस लापरवाह कृत्य से वे हैरान थे। अगर वो शिकारी भी है तो बिना किसी हथियार के सीधे वहां कैसे घुस गया? चारों ओर से घिरे होने पर वो पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया था। अब जाकर यू डैमडुक को देर से एहसास हुआ, मैं इतना गुस्से में था कि मैंने एक मूर्ख की तरह व्यवहार किया। अब मैं क्या करूं? तभी एक छिपकली नुमा आदमी उस पर हमला करने के लिए झपटा। उसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था। उसकी लंबी जीभ बाहर लटक रही थी।
यू डैम डुक डर से कांप उठा। वो चीखा, गिड़गिड़ाते हुए बोला, अरे मुझे माफ कर दो। सिस्टम नोटिफिकेशन ने सिचुएशन को संभाल लिया। टैलेंट सक्रिय हो गया। कॉम्बैट फोकस ए। उसका शरीर अचानक हल्का महसूस हुआ और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। यू डैमडुक अभी भी स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक छिपकली नुमा आदमी पीछे से झपटा, उसे चाकू मारने के अपने इरादे को नहीं छोड़ रहा था। यू डैमडुक का शरीर सहज रूप से पीछे हट गया, जिससे वो खुद हैरान था। ये क्या था? क्या ये कॉम्बैट फोकस कौशल है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दर्जनों कप कॉफी पी ली हो। यू डैमडुक की आंखें चमक उठी। इसका मतलब है? यू डैमडुक बिना किसी हिचकिचाहट के रॉकेट की तरह आगे बढ़ा। बिजली की गति से यू डैमडुक ने अपनी मुट्ठी कसी और हमला कर दिया। छिपकली नुमा आदमी। अचानक उसका हाथ अजीब हो गया। सिस्टम लाल हो गया। हर मुक्का छिपकली नुमा आदमी के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना मार रहा था। यू डैमडुक ने उसे लापरवाही से फेंका, जिससे वो बहुत दूर जा गिरा, 1 किलोमीटर दूर। अपने हाथ को ऊर्जा से घिरा देखकर वो चकित रह गया। ये काम कर रहा है। यू डैमडुक आश्वस्त था, क्योंकि उसने 2 छिपकली नुमा प्राणियों को एक साथ अपनी ओर आते देखा। ठीक है, अभी 2 और बाकी हैं। छिपकली नुमा प्राणी ने घातक इरादे से भरी आंखों से आक्रमण किया, साथ ही एक तीखी चीख भी निकली। यू डैमडुक ने सहज रूप से झुककर अपने हमले से बचाव किया। तलवार। उसने ऊपर की ओर देखा और गति प्राप्त करने के लिए अपने पैरों के बीच की दूरी बढ़ा दी। यू डैमडुक घूमा और छिपकली नुमा दैत्य के सीधे चेहरे पर लात मारी। लंबे बाल वाला छिपकली नुमा दैत्य पहले से ही खतरनाक मुद्रा में खड़ा था। उसके पीछे जमीन पर तलवार के घिसटने की भयानक आवाज किसी को भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। उसने नीचे देखा तो पाया कि वो अपने हाथ में पकड़ी तलवार को आक्रामक रूप से घसीट रहा था। छिपकली नुमा प्राणी ने अपना हाथ जोर से घुमाया और यू डैमडुक पर वार करने की कोशिश की। उसने ऊपर देखा और गुस्से से गुर्राया। उसने उसे चिढ़ाने के अंदाज में उसके सिर के ऊपर से एक कलाबाजी मारी। फिर यू डैमडुक ने अपनी पूरी ताकत से छिपकली नुमा आदमी के सिर पर जोरदार लात मारी, जिससे वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर सैनिक दंग रह गए। उनकी निगाहें उस पर टिकी थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक सैनिक ने अपने बगल वाले से पूछा, मानो उसे भ्रम हो रहा हो, क्या उस युवक ने उन छिपकली नुमा जीवों को अपने खाली हाथों से हरा दिया? बगल वाला सैनिक उसे छिपकली नुमा जीवों के बीच खड़ा देखता रहा। वो हकला रहा था, एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रहा था। हाँ, मुझे लगता है ऐसा ही है। लंबे बालों वाला एक आदमी अचानक कहीं से आया और सैनिकों को चौंका दिया। उसने यू डैमडुक की ओर जोर से पुकारा, अरे तुम वहां, तुम किस संघ से हो? वो आदमी शांत भाव से उसके पास पहुंचा। उसके पीछे काले लबादे पहने 2 नकाबपोश लोग खड़े थे। तुम नए हो, लेकिन तुम काफी अच्छे हो। उस आदमी ने अपना परिचय देने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं सानगुन गिल्ड से नाम गुंगडुक हूं। गुंगडुक ने जिद करते हुए पूछा, किसी गिल्ड के सदस्य का यहां अकेले आना नामुमकिन है? क्या आप अकेले शिकारी हैं? यू डैमडुक ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और टाल मटोल करते हुए जवाब दिया, हाँ, शायद आप ऐसा कह सकते हैं। उसने पीछे की ओर इशारा किया और फिर उसकी राय पूछी, हम इस काल कोठरी को साफ करने आए हैं, तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? ये शब्द सुनते ही यू डैमडुक डर के मारे उछल पड़ा। काल कोठरी? उसने सामने के स्थानिक द्वार की ओर देखा। उसकी तरफ देखते हुए उसे अपनी समस्या का एहसास हुआ। हाँ, मैं अब सामान्य व्यक्ति नहीं रहा। यू डैमडुक ने पास के अस्पताल की ओर देखा। अगर हमने उन्हें यहीं नहीं रोका तो ये राक्षस निकलते ही रहेंगे। उसका हाथ कांप रहा था। आखिरकार यू डैमडुक ने दृढ़ निश्चय से अपनी मुट्ठी भींच ली। ठीक है, कुछ नहीं। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। चलो चलते हैं। समूह एक अंधेरी सुरंग की ओर बढ़ा। यू डैमडुक ने हाथ बढ़ाकर सुरंग के प्रवेश द्वार को छुआ। वो पीछे मुड़ा और समूह को सावधानी से देखा। इधर आओ। गुंगडुक ने एक नजर डाली और अपने पीछे खड़े व्यक्ति को इशारा किया। यू डैमडुक ने उस आदमी के हाथ में छिपे चाकू को देख लिया था। मुझे खुशी है कि मुझे इस जगह की यादें अभी भी हैं। बेशक, क्योंकि मैं यहां हजारों बार आ जा चुका हूं। यू डैमडुक ने हिचकिचाते हुए उसे आवाज दी। रुको, 1 मिनट रुको। गुंगडुक ने अपना सिर झुकाया और पूछा, क्या बात है? उसने गंभीरता से एक प्रस्ताव रखा। यहां से निकलने तक मैं ही आगे आगे चलूंगा। ये सुनकर समूह के शिकारियों में से एक भड़क उठा। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो श्रीमान अकेले शिकारी, मुझे नहीं पता तुम कहां से आए हो, लेकिन हमें सरकार से आदेश मिले हैं, समझे? यू डैमडुक ने उस आदमी की बातों को अनसुना कर दिया और गुंगडुक को समझाने लगा। यहां से आगे गड्ढे और जाल होंगे, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। उसने अपनी बाहें मोड़ी और आत्मविश्वास से हंसा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन हमारी विशिष्ट टीम ने पहले ही रास्ता साफ कर लिया है। यू डैमडुक ने एक पत्थर उठाया। उसके शब्द मानो बेपरवाह थे। ओह, सच में? उसने लापरवाही से पत्थर को सुरंग में फेंका। वो किसी चीज से टकराया। जमीन से कुछ उछला और पत्थर चकनाचूर हो गया।
ये देखकर समूह दंग रह गया। यू डैम डुक ने उभरे हुए ब्लेडों को देखा और शांत भाव से कहा, हम यकीन कर सकते हैं कि आपकी एलीट टीम इस रास्ते से कभी नहीं गुजरी है। उसने जमीन पर बने एक चिन्ह की ओर इशारा करते हुए समझाया। ये जाल दबाव से सक्रिय होता है। भाले भी एक विशेष मिश्र धातु से बने हैं, जिसका मतलब है कि वे किसी भी कवच को फोम की तरह भेद देंगे। ये सरल है, लेकिन जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा घातक है। गुंगडुक ने हैरानी से अपनी ठुड्डी खिंचलाई। लेकिन आपको ये कैसे पता चला? यू डैम डुक 5 सेकंड के लिए जम गया। अच्छा ठीक है, अगर मैं उन्हें बताऊं कि मैंने इस काल कोठरी को बनाने में मदद की है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सुरक्षित रह पाऊंगा। वो पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। यू डैम डुक का दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। हाँ, मुझे लगता है कि आप इसे एक निजी रहस्य समझ सकते हैं। उसने अपने पीछे खड़े समूह को आगे बढ़ने का इशारा किया। उसने संभलकर कदम बढ़ाए। जब गुंगडुक ने यू डैम डुक को मशाल लेने के लिए दीवार की ओर जाते देखा तो वो उत्सुक हो गया। क्या हुआ? वो पीछे मुड़ा और चेतावनी दी, यहां से आगे और भी खतरनाक होने वाला है। यू डैम डुक ने मशाल थाम ली और आगे आगे चलने लगा। अचानक किसी चीज ने गुंगडुक और उसके आदमियों की सांसें थाम ली। सब लोग। उसने मशाल को ऊपर उठाया, जिससे मकड़ी की आकृति वाला एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो। एक पैर से मकड़ी को कुचलने पर श्राप मिलता है। मर जा कमीनी मकड़ी। शिकारी ने पैर उठाकर देखा। उसका चेहरा कुत्ते की गंदगी की तरह सिकुड़ गया। धिक्कार है, ये सब मेरे पैर पर लग गया है। उसके बगल में खड़ा आदमी बेचैन था। अरे, इस रफ्तार से तो हम सब बारबेक्यू बन जाएंगे। वो तुरंत मुड़ा और डांटते हुए बोला, क्या तुम ब्रीफिंग के दौरान सो रहे थे? ये मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए हैं। एक जाल बना रहे हैं जो एक तरह का फंदा भी है। सबसे आसान तरीका है कि इन्हें जला दिया जाए। दोनों एक साथ हड़बड़ाकर फुसफुसा रहे थे, लेकिन ये वही शब्द थे जो उस आदमी के मुंह से निकले थे। क्या हम सच में उस पर भरोसा कर सकते हैं? वो किसी दूसरे गिल्ड का जासूस हो सकता है जो हमारे इस काल कोठरी में हमले में बाधा डालने की कोशिश कर रहा हो। आगे चल रहा यू डैम डुक झुंझला रहा था। मैं सब कुछ सुन सकता हूं, तुम्हें पता है। उसका चेहरा गंभीर हो गया जब उसने देखा। अंदर अंदर मकड़ी के जालों से भरा एक कमरा था। यही वो कमरा है जहां मैंने मकड़ी के अंडों से भरे अनगिनत बक्से रखे थे। यू डैम डुक ने आग जलाई और शैतानी मुस्कान से बोला, मुझे सभी मकड़ियों के छिपने के ठिकाने पता है, लेकिन इस तरह मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन सबको भून कर मार डालूंगा। आलसी होने के बजाय मेहनत करने का मुझे अच्छा इनाम मिलेगा। सहायक ने एक योजना सुझाई। उसने धीरे धीरे मशाल को जालों के पास लाया। उन्होंने पूरे कमरे में जाले बुने होंगे। तो चलिए अब इस जगह को जलाकर आगे बढ़ते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से दिखाई दिया। कौशल कॉम्बैट फोकस ए एक्टिव हो गया है। मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ एक व्यक्ति मदद के लिए पुकार रहा है। क्या यहां कोई है? आवाज बहुत धीमी और फुसफुसाहट जैसी थी, मानो मृत्यु के कगार पर हो। मदद करो, मदद करो। उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा लगा जैसे उसने मदद की पुकार सुन ली हो। यू डैम डुक ने काले लबादे वाले आदमी को रोकने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। रुको। उसकी आंखों में चमक आई और उसने सावधानी से अपने आसपास का जायजा लिया। मुझे नहीं लगता कि हमें आग का इस्तेमाल करना चाहिए। यहां कोई है। गुंगडुक ने अपने हाथ पीछे बांध लिए और काले कपड़े पहने सैनिकों को निर्देश दिए। पत्थर के कमरों के अंदर जीवन के संकेत हैं। अभी हमारी प्राथमिकता बचे हुए लोगों को बचाना है। उसने सख्त स्वर में बोलते हुए अपनी टुकड़ी को व्यवस्थित किया। जब हम अंदर प्रवेश करें तो रक्षात्मक पंक्ति बना लें। हमें उनकी सटीक स्थिति का पता नहीं है, इसीलिए हमें व्यापक हमलों का उपयोग सीमित करना होगा। और साथ ही गुंगडुक की निगाहें बारीकी से यू डैम डुक पर पड़ी। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी रणनीति अपना रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस युवक को बचे हुए लोगों की स्थिति का पता है। सहायक दल उनके निर्देशों का पालन करेगा। यह सुनकर यू डैम डुक की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला रह गया। आप अचानक मुझे कमांडर बनाना चाहते हैं? मैं पहले कभी इस पद पर नहीं रहा। जब काले कपड़े पहने लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, तभी एक अजनबी लड़की प्रकट हुई। उसने बातचीत शुरू करने के लिए हाथ उठाया। 1 मिनट रुकिए। तभी एक आवाज आई, श्रीमान यू डैम डुक। यू डैम डुक ने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है। रहस्यमयी लड़की पास आई और हाथ बढ़ाते हुए उससे हाथ मिलाने लगी। आपकी कृपा से हम उन जालों से सुरक्षित निकल पाए हैं। कृपया हमें आगे भी रास्ता दिखाते रहिए। हाथ को हवा में लटका हुआ देखकर यू डैम डुक थोड़ा हिचकिचाया। हाँ, उसने उसका हाथ मिलाया। चलो मिलकर अच्छा काम करते हैं। लेकिन सच कहूं तो इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, उस रहस्यमयी लड़की ने उसे बीच में ही रोक दिया। ज्यादा चिंता मत करो। यू डैम डुक को उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई। क्या? उस रहस्यमयी लड़की ने आगे कहा, कमांडर, आपको बस हमें बचे हुए लोगों का पता बताना है। बाकी काम सहायक दल का है। इस तरह ये बहुत आसान हो जाएगा। यू डैम डुक ने थोड़ा अनिश्चित होकर अपनी गर्दन खुजलाई। हाँ, लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? उसने उसे फिर से आश्वस्त किया। हाँ, बहुत आसान। ये देखकर कि उस रहस्यमयी लड़की ने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था,
वो शर्माते हुए उससे पूछा, क्या आप पहले मेरा हाथ छोड़ सकती हैं? उसने ईयू डैम डुक की बातों को अनसुना कर एक और सवाल पूछा, तुम हथियार का इस्तेमाल नहीं करते? वो ये सोचकर हैरान हो गया कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। हथियार? मैंने तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। अचानक क्यों पूछ रही हो? उस रहस्यमयी लड़की ने एक और अजीब बात कही। ये बिल्कुल विरोधाभासी बात थी। मैं समझ गई। उसने ईयू डैम डुक का हाथ झटक दिया और घमंड से पीठ फेर ली। एक दो तलवारें रखना ज्यादा समझदारी होगी। लड़की ने अपना हुड नीचे खींच लिया। उसकी गहरी नीली आंखें उसे घूर रही थीं। अच्छा, मैं अब जा रहा हूं। ईयू डैम डुक ने ऊपरी तौर पर विनम्रता से जवाब दिया। हाँ ठीक है, लेकिन मन ही मन वो अभी भी आश्चर्यचकित था। समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये क्या था? इस लड़की ने बस कुछ शब्द कहे और तुरंत चली गई। उसने ठुड्डी पर हाथ रखा और स्तब्ध भाव से सोचने लगा। क्या मैंने पहले ही खुद को प्रकट कर दिया था? उसने चारों ओर देखा और पाया कि सभी अभी भी अपनी अपनी पंक्ति बना रहे थे। अब सभी अपनी अपनी जगह पर आ जाओ, हम आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस रहस्यमयी लड़की का कहीं कोई निशान नहीं था। वो गायब हो गई थी। एक कदम अंदर आया। सभी लोग रक्षात्मक मुद्रा में आ गए और सावधानीपूर्वक अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करने लगे। जैसे ही चारों ओर सन्नाटा छा गया, सहायक दल के एक सदस्य ने मासूमियत से कहा, कुछ ज्यादा ही शांत है ना? ये सुनकर यू डैम डुक चौंक गया। गुंगडुक ने उसे याद दिलाने के लिए पीछे मुड़कर कहा, चुप रहो, सावधान रहो और अपनी जगह पर डटे रहो। अचानक वो चिल्लाया, हमारे ऊपर! वो भी चौंक गया और ऊपर देखने लगा। बड़े बड़े चमकदार लाल रंग के मकड़े नीचे झपट रहे थे। ये क्या है? ये इतने बड़े क्यों हैं? एक मकड़ी ने अपने पंजे से एक सहायक पर हमला किया, जिससे वो लगभग डर के मारे कांप गया। आह, मुझे बचाओ! गुंगडुक ने तुरंत अपना हथियार निकाल लिया, लड़ने के लिए। के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टाटा, बाय बाय।